इस दुनिया में हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। सभी की ये इच्छा होती है कि उसके पास स्वयं का घर हो। इसी घर को खरीदने पर और इससे संबंधित आयकर से संबंधित क्या नियम होते हैं, उन नियमों को पालन किस प्रकार से करना होता है। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, कहीं कार्य कर रहे हो कर्मचारी के रूप में, स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, राज्य सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन, या प्राइवेट सेक्टर में, हर किसी व्यक्ति का, हर इंसान का सपना होता है, उसकी ये इच्छा होती है कि उसका स्वयं का अपना घर हो। इसी घर को खरीदते समय उस व्यक्ति को, उस इंसान को अपना घर खरीदते समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है और उस घर को खरीदते समय आयकर के किन नियमों का पालन करना होता है, किस प्रकार से जो प्रॉपर्टी एक घर के रूप में खरीदना होती है उस के क्या नियम होते हैं, उन नियमों पर हम आज विस्तृत रूप से ये जानेंगे कि दोस्तों, घर व्यक्ति चाहे तो कोई बना बनाया हुआ घर ले सकता है, पहले से बना हुआ, या एक खाली ज़मीन प्लॉट के रूप में वो ले सकता है, उसके ऊपर बाद में निर्माण कर सकता है, या किसी मल्टी में फ्लैट बना है। आजकल फ्लैट सिस्टम काफ़ी चलन में आ गया है, तो एक फ्लैट के रूप में भी वो अपना स्वयं का घर खरीद सकता है। अब हम इस पे बात करेंगे कि जब घर आप व्यक्ति ले रहा है तो उस घर को खरीदते समय अब व्यक्ति अपने स्वयं के रहने के लिए घर खरीद सकता है, या उसके पास में एक अतिरिक्त राशि जो बचत के रूप में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसके माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहता है। उस खरीदी गई प्रॉपर्टी को किराए पर देकर वो उससे आय प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखने में ये आता है कि जब घर खरीदा जाता है तो उस कंडीशन में राज्य सरकार को उसकी जो सर्कल वैल्यू होती है, सरकत कीमत पर, तो राज्य सरकार की जो स्टाम्प ड्यूटी वो तो देना ही होती है। साथ ही साथ में खरीदार को आयकर के नियमों के अनुसार कुछ स्थितियों में आयकर भी देना होता है। अभी हमको मिस्टर श्रीराम का घर संबंधित, जब वो घर खरीद रहे थे तो उनके द्वारा फ़ोन आया कि सर हमको एक घर खरीदना है, उसकी कीमत तकरीबन 82 लाख के आसपास है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और दोस्तों, उन्होंने विस्तृत जानकारी ली कि सर हमें ऐसे कौन कौन से नियम हैं हमारे स्वयं की तरफ से, जब हम स्वयं इसमें इन्वेस्ट करता है, खरीदार है, और जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, जो सेलर है, प्रॉपर्टी के मालिक है संपत्ति के, उनको उनसे संबंधित हमें क्या कार्य करने हैं। तो सर्वप्रथम ये देखने में आया कि वो एक कर्मचारी थे, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत थे, उनका पैकेज अच्छा खासा था, तो उन्होंने उनके सर्विस के माध्यम से उनको जो सैलरी मिलती थी उसमें से कुछ उन्होंने नियमित रूप से बचत की थी। वो उन्होंने उनके बैंक खाते में प्रतिमाह वो जमा करते थे। विगत कई वर्षों में उन्होंने एक बड़ी मात्रा में राशि जमा कर ली थी, क्योंकि उन्होंने निश्चय किया था कि अगले कुछ वर्षों में उन्हें अपना एक स्वयं की प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदनी है, क्योंकि वो वर्तमान में किराए के घर में रह रहे थे और प्रतिमाह उनको किराया पेड करना पड़ रहा था। हर माह एक बड़ी राशि किराए के रूप में उनको देनी पड़ रही थी अपने सैलरी में से। उन्होंने विचार ये किया कि जब मेरा स्वयं का घर हो जाएगा तो मैं
जो ये किराया दे रहा हो इसकी बचत हो जाएगी। साथ ही साथ में मैंने जो स्वयं राशि बचत की है उसको निवेश करके और अतिरिक्त रूप से बैंक से हाउसिंग लोन, आवासीय ऋण प्राप्त करके मैं एक आवश्यकता अनुसार एक अच्छा मकान खरीदूं, जिससे कि जो मेरा किराए में प्रतिमाह खर्च हो रही थी राशि, वो मैं उस मकान की जो आवासीय लोन की, हाउसिंग लोन की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो उसकी किस्त देनी होगी, उसका भुगतान कर सकूं, जिससे कि कुछ वर्षों में ही मेरी स्वयं की प्रॉपर्टी अपनी स्वयं की हो जाएगी। उनके द्वारा एक 82 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, जो कि वो लेने के इच्छुक थे, देखी गई। प्रॉपर्टी लेते समय उन्होंने हमारे द्वारा बताए गए जो मुख्य बिंदु थे उनका ध्यान रखा। चूँकि वो कार्यरत किसी अन्य शहर में थे और उनका जो मुख्य नेटिव प्लेस था, उनको उस स्थान पर प्रॉपर्टी लेनी थी, क्योंकि उनके भविष्य की जो योजना थी उसके अनुसार उन्होंने ये 82 लाख रुपए का मकान लेने का निर्णय किया। इन्होंने इस मकान की लोकेशन देखी, साथ ही साथ में मुख्य मार्केट में होने से इन्हें अन्य जो खर्चे रहते थे उनके जो भी सेविंग होगी उस पर भी इन्होंने विचार किया और तकरीबन 40% के आसपास राशि इन्होंने, चूँकि ये इनकी जो इनकम थी वो सैलरी से थी और इनको रेगुलर सैलरी मिलने से ये प्रतिवर्ष अपना आयकर रिटर्न सबमिट करते थे आयकर विभाग में। इनके द्वारा सैलरी के अतिरिक्त जो इन्वेस्टमेंट किए गए थे बैंक में एफडी आदि के रूप में, उससे इन्हें नियमित ब्याज भी प्राप्त होता था। तो इस तरीके से ये इनके आयकर रिटर्न में अपनी आय दर्शाते थे। तो इन्हें बड़ी आसानी से बैंक में अपना फॉर्म 16, फॉर्म 16, जिसमें कि वेतन से संबंधित जानकारी होती है, साथ ही साथ जो ये नियमित रूप से आयकर रिटर्न भर रहे थे, इस आयकर रिटर्न को देने पर बैंक से इन्हें आसानी से हाउसिंग लोन प्राप्त हो गया और इनके द्वारा रजिस्ट्री कराई गई। ये जो 82 लाख रुपए की जो इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, एक्चुअल में इसकी जो कीमत थी वो तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख के आसपास थी और 1 करोड़ 4 लाख की प्रॉपर्टी इनको 82 लाख रुपए में इनकी जो निश्चित हुआ आपस में बेचवाल से, क्योंकि उनको भी आवश्यकता थी कुछ आवश्यक कार्य होने से रुपए की, इसलिए प्रॉपर्टी के विक्रेता ने जो 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी थी उसको 82 लाख रुपए में देना निश्चय किया। अब चूंकि बेचवाल की और खरीदार की जो सर्कल वैल्यू वो तो 1 करोड़ 4 लाख ही मानी जाएगी। जब खरीदार जब रजिस्ट्री कराएंगे तो उनकी जो सर्कल वैल्यू है 1 करोड़ 4 लाख, उसी पे उसको स्टाम्प ड्यूटी भरनी होगी। साथ ही साथ में जो सेलर है उनको भी उसके ऊपर 1 करोड़ 4 लाख ही इसकी कीमत मानी जाएगी और उसके हिसाब से इनको आयकर की गणना करनी होगी। पर चूंकि 1 करोड़ 4 लाख की ये प्रॉपर्टी इनको 82 लाख रुपए में मिली है, तो बाकी जो डिफरेंस की राशि है, ये डिफरेंस की राशि इनकी इनकम मानी जाएगी। तो प्रतिवर्ष ये जो आयकर रिटर्न भरते थे, इसमें इनकी जो इनकम होती थी वो होती थी सैलरी से इनकम, प्लस बैंक में एफडी आदि बनाई थी उससे एफडी से इनकम, और ये जो प्रॉपर्टी का सौदा इनके द्वारा किया गया, ये जो मकान संपत्ति इनके द्वारा खरीदी गई, तो मकान संपत्ति खरीदने पर चूँकि प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ 4 लाख थी और ये 82 लाख रुपए में इनको जो सर्किल रेट था वहाँ से 1 करोड़ 4 लाख का, इससे कम में 82 लाख रुपए में ये रजिस्ट्री की गई।
इनको ये पेमेंट भुगतान करना पड़ा बेचवाल को। इन्होंने इनके बैंक के माध्यम से उसके जो बैंक के द्वारा चेक इशू करवाए थे इन्होंने, चेकबुक, उसके माध्यम से इस 82 लाख का इन्होंने पेमेंट किया। तो 1,04,00,000 की प्रॉपर्टी जब 82,000 रुपये में इन्होंने खरीदी, तो जो 22 लाख रुपए का इनको इस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने पर जो कम राशि देना पड़ी, तो आयकर के नियमों के अनुसार इसको इनकम माना जाता है। तो इस 22 लाख की इनकम पर इनको आयकर देना होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदते समय आयकर की गणना करनी होती है और उस पर आयकर भुगतान करना होता है। तो ये तो उदाहरण हमने एक कर्मचारी के रूप में देखा, साथ ही साथ में एक एनआरआई है। एनआरआई के केस में भी चूँकि वो अभी अभी उनका जॉब लगा था और पैकेज अच्छा खासा था, तो जब उनको रेगुलर सैलरी से इनकम हो रही थी, तो उनके द्वारा निश्चय किया गया कि वो उनके इस सैलरी की इनकम को एक मकान में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो उनके द्वारा जब प्रॉपर्टी खरीदने का निश्चय किया गया, तो उस स्थिति में इनके द्वारा एक 94 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा किया गया, जो कि बैंक लोन के माध्यम से किया गया। कुछ राशि इनके द्वारा स्वयं की इसमें निवेश की गई, साथ ही साथ में शेष राशि बैंक द्वारा निवेश की गई। दोस्तों, ये जो 94 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इनके द्वारा खरीदी गई, तकरीबन 1,45,00,000 के आसपास इस प्रॉपर्टी की कीमत थी। इस 1,45,00,000 की कीमत वाली प्रॉपर्टी को, जो कि इसका सर्किल रेट था, उसी पर बेचवाल को इनकम टैक्स की गणना करनी होगी। साथ ही साथ में खरीदार के लिए भी स्टाम्प ड्यूटी इसी 1,45,00,000 पर देनी होगी। और चूंकि 1,45,00,000 की ये प्रॉपर्टी इनको मात्र 94 लाख रुपए में प्राप्त हुई, तो जो शेष राशि है, इस शेष राशि को इनकी इनकम मानकर इस पर इनकम टैक्स की गणना करनी होगी। साथ ही साथ में जो बेचवाल है, उस व्यक्ति को इस 1,45,000 की राशि पर आयकर देना होगा। अब इसमें देखने में आता है कि कुछ स्थितियों में जो कि सर्किल रेट और इनके द्वारा जो भुगतान कर प्रॉपर्टी खरीदी गई, उसमें जो अंतर होता है, उस राशि को इनके आयकर रिटर्न में आय के रूप में दर्शाना होता है। अब इनके जो भी इनकम के स्रोत हो, चाहे वो रेगुलर सैलरी से इनकम होती हो या पहले से कोई इनकी हाउस प्रॉपर्टी हो, वो किराए से दी हो, उससे इनकम होती हो, या कोई व्यापार पैसे से इनकम होती हो, अदर सोर्सेज से इनकम होती हो, और इस प्रकार से प्रॉपर्टी का सौदा करने पर अगर इनको सर्किट रेट से कम राशि भुगतान कर ये अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस अंतर की राशि को इनकी आयकर रिटर्न में जोड़कर इनकम बताकर उस पर आयकर देना होता है। दोस्तों, इस तरीके से एक प्रॉपर्टी खरीदते समय जो शेष अंतर की राशि होती है, उस पर आयकर देना होता है। साथ ही साथ में कुछ स्थितियों में इसमें टीडीएस की जो 1% की आयकर विभाग द्वारा टीडीएस काटने की एक नियम है, उसका पालन करना होता है। अगर बेचवाल द्वारा जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, उस प्रॉपर्टी की कीमत अगर 50 लाख से ऊपर है, तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उस व्यक्ति को इस पर टीडीएस भी काटना होता है और उस टीडीएस को बेचने वाले व्यक्ति के पैन कार्ड पर आयकर विभाग में जमा कराना होता है। हालांकि जो प्रॉपर्टी बेची जाती है,
उसके आयकर की गणना करते समय इसका जो पैन कार्ड के ऊपर इनका TDS काटकर 1% राशि जमा की गई है, उस राशि को आयकर विभाग में जब जमा किया जाता है तो उस स्थिति में इनके 26AS, TIS, AIS में ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति को इसके पैन कार्ड पर, और वो आवश्यकता अनुसार आयकर की गणना करते समय जो प्रॉपर्टी बेचने पर इनको आयकर देना है उसकी गणना में इसका ये जो TDS कटा है इस राशि को कम करके या स्थिति अनुसार अगर रिफंड की स्थिति बनती है तो रिफंड प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, चूँकि हर इंसान का अपना सपना होता है कि उसका स्वयं का एक मकान हो, एक अपना स्वयं का घर हो, वो ज़िंदगी भर निवेश करते हैं, राशि बचत करते हैं, जो भी उनकी इनकम होती है, जो भी वो कार्य कर रहे हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापार पैसा उनसे इनकम हो या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो या कोई ब्याज वगैरह से आमदनी हो, तो उस कंडीशन में इनकी जो रेगुलर इनकम होती है उनको इनके द्वारा समय समय पर बचत की जाती है, और इस बचत की हुई राशि को जो कि बैंक में ये जमा करके रखते हैं, और इनका अपना एक सपना होता है कि इनका स्वयं का अपना घर हो, इनकी स्वयं की अपनी एक मकान हो जिसको ये ज़िंदगी भर ये खरीदने का इसका सपना देखते हैं ये। तो इस घर को जब वो खरीदते हैं तो उस ज़िंदगी भर की इस राशि को ये इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को खरीदते समय बड़ी सावधानी रखनी होती है, ये देखना होता है कि हम कहाँ पर मकान खरीदें, किस स्थिति में खरीदें, क्या हम खाली प्लॉट लेकर इसमें से कुछ हिस्से को बैंक से लोन लेकर उसको बनाकर उस पर निर्माण कर कर मकान बनाए, या कोई मल्टी बनी है बड़ा, उसमें से कोई बना बनाया हुआ फ्लैट ले ले, या फिर पहले से कोई बना बनाया मकान है उस मकान को जो कि बना हुआ है उसको खरीदे, या फिर कोई जो बना बनाया मकान है उसको खरीद कर और फिर उसके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार नया मकान निर्माण कराए। तो आदमी अपना जो घर खरीदना चाहता है उसको खरीदते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखे कि अगर वो 50 लाख से ऊपर की ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो प्रॉपर्टी बेचने वाले के पैन कार्ड पर 1% TDS काटे उनके पैन कार्ड नंबर पर और उसको आयकर विभाग में जमा कराए, और साथ ही साथ में जो शेष बची हुई राशि है उसका बैंक के माध्यम से, बैंक के अकाउंट पे चेक के माध्यम से प्रॉपर्टी बेचने वाले के जो कि जिसके द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसको चेक के द्वारा पेमेंट करें। यहाँ पर कैश पेमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर कैश पेमेंट ये करते हैं तो उस कंडीशन में आयकर विभाग द्वारा नोटिस मिलने पर इसमें जो पेनल्टी इसकी कार्रवाई होती है, और सेक्शन 269 ST में अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा कोई व्यक्ति नगद राशि प्राप्त करता है तो उसको भी जितनी राशि प्राप्त की गई है उसी राशि के बराबर इस पर पेनल्टी लग जाती है। मान लो कोई प्रॉपर्टी, जैसे हमने एक उदाहरण देखा था कि वो 1,45,00,000 की थी, उस कंडीशन में वो जो प्रॉपर्टी 92 लाख रुपए में खरीदी गई थी, उस 92 लाख रुपए में से अगर मान लो ये 15 लाख रुपए भी अगर नकदी जो बेच वाले अगर वो कैश प्राप्त कर लेते तो 15 लाख की ही पेनल्टी इनको अंडर सेक्शन 269 ST में 15 लाख के बराबर इनको पेनल्टी लग जाती है। तो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते समय इसका पेमेंट बैंक के चेक के अकाउंट पे चेक के माध्यम से करना चाहिए, इसका नकदी पेमेंट नहीं करना चाहिए। अन्यथा इस कंडीशन में प्रॉपर्टी बेचने वाले के साथ साथ प्रॉपर्टी खरीदने वालों को दोनों को आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है। चूँकि जब ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री कराते समय जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उनके द्वारा और जो बेच रहा है उन दोनों ही व्यक्ति की KYC, आधार कार्ड और पैन कार्ड रजिस्ट्रार को दी जाती है। जब स्टाम्प ड्यूटी भरी जाती है और जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और स्टाम्प ड्यूटी इससे संबंधित जो दस्तावेज बनाए जाते हैं उसमें इस प्रॉपर्टी को खरीदने से संबंधित इसका पेमेंट किस प्रकार से किया गया उसकी जानकारी दी जाती है कि किस बैंक का किस तारीख का
कौन सा किस नंबर का चेक था और कितनी राशि का दिया गया था। ये अगर एक से अधिक चेक दिए गए थे तो इसमें इसकी भी जानकारी होती है कि किस किस तारीख को किस किस चेक नंबर से कितनी कितनी राशि के चेक दिए गए। अगर चेक के अतिरिक्त अगर आप नकदी राशि देते हैं तो उस कंडीशन में ये अंडर सेक्शन 269 एसटी की पेनल्टी 100% इनको लग जाएगी जो नकद राशि प्राप्त करेंगे। तो उस स्थिति में कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते समय चेक के माध्यम से, अकाउंट पे चेक के माध्यम से या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से, आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से, जिसमें कि प्रॉपर्टी बेचने वाले का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की जानकारी लेकर डायरेक्ट सीधे बैंक खाते से, जो कि खरीदार का जिस भी बैंक में खाता है उस खरीदार के बैंक खाते से उसके अकाउंट नंबर से अपनी बैंक से इसका डायरेक्ट पेमेंट संबंधित व्यक्ति के अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की जानकारी के आधार पर इनके बैंक खाते में हो जाता है। तो इस तरीके से कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते समय हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने का जो पेमेंट है वो चेक के माध्यम से करना चाहिए और प्रॉपर्टी बेचने वाले के भी द्वारा जो प्रॉपर्टी बेचने पर जो राशि इनके द्वारा प्राप्त की जा रही है वो बैंक के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहिए, कैश नहीं प्राप्त करना चाहिए। और भविष्य में आयकर विभाग से अगर इसमें किसी प्रकार की कोई चूक हो जाती है तो आयकर विभाग से नोटिस मिलने की पूरी संभावना रहती है। उस कंडीशन में पूरे बैंक के स्टेटमेंट की विस्तृत जानकारी देनी होती है, इनकम के जो भी स्रोत सोर्स है उसकी जानकारी देनी होती है। तो उस कंडीशन में आयकर से संबंधित नियमों का इनको विशेष रूप से पालन करना चाहिए। अब देखने में ये आता है कि रेगुलर जो इनकम होती है प्रॉपर्टी खरीदने वाले की, कभी कभी इनसे, क्योंकि इनके द्वारा जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो प्रॉपर्टी खरीदते समय केवाईसी के रूप में इनका पैन कार्ड रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट किया जाता है और रजिस्ट्रार के द्वारा प्रतिवर्ष आयकर विभाग को ये जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ में ये जानकारी इनके 26AS, TIS, AIS में उपलब्ध होती है और जब कभी भी ऐसी आवश्यकता रही या आयकर विभाग को ये जानना रहा कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है ये ट्रांजेक्शन बड़ी मात्रा में है, बड़ी राशि का है, तो उससे संबंधित वो उस प्रॉपर्टी खरीदने के जो भी स्रोत है, जो भी आय है, या ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा किस माध्यम से खरीदार द्वारा इसमें निवेश किया गया है उसकी जानकारी ये मालूम करना चाहते हैं। उस कंडीशन में खरीदार को अपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदने के स्रोत है उसके एविडेंस अपने पास रखने चाहिए। अगर इन्होंने पिछले अपने जो भी इनकम थी उससे बचत की हुई राशि इसमें निवेश की है तो बचत की हुई राशि वो स्वाभाविक है इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी होगी, उस राशि को प्रॉपर्टी खरीदते समय प्राप्त कर अपने बैंक खाते में जमा किया होगा, या इन्होंने कोई बैंक में एफडी की होगी, उस एफडी को ट्रांसफ़र इन्होंने अपने बैंक खाते में की होगी, या इन्होंने किसी बैंक के माध्यम से लोन प्राप्त किया होगा। तो इस प्रकार से जो इनके प्रॉपर्टी खरीदते समय जो इन्वेस्ट इन्होंने प्रॉपर्टी में जो राशि की है उसके इन्वेस्ट की जानकारी इनको प्राप्त हो जाती है और यह हमको आयकर विभाग को देनी होती है। अगर हम किसी बैंक के माध्यम से हमने लोन लिया है तो उसके लोन खाते से जो ट्रांसफ़र हमारे बैंक खाते में राशि होती है उसकी उसमें एंट्री दिख जाती है, तो उस बैंक खाते के स्टेटमेंट की कॉपी आवश्यकता पड़ने पर हमें ये आयकर विभाग को देनी होती है। साथ ही साथ में अगर हमारी बैंक एफडी थी उस एफडी को हमने हमारे प्रॉपर्टी खरीदते समय खाते में ट्रांसफ़र की है तो उसकी एंट्री मिल जाती है। तो इस कंडीशन में हमें आवश्यकता पड़ने पर ये आय के स्रोत भी बताने पड़ सकते हैं। तो जब एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति के इनकम कितनी है, उन्होंने पिछले वर्षों में अपनी रेगुलर इनकम किस स्रोत से, चाहे वो व्यापारी वर्ग से आते हो, व्यापार पेशा करते हो, या कोई कर्मचारी हो जिनकी सैलरी से इनकम आती हो, या फिर अदर सोर्सेस से इनकम आती हो। कभी कभी ये भी होता है कि जब एक व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी जो कि अपनी आवश्यकता के लिए उन्होंने खरीदी थी और जब किन्हीं कारणोंवश उस खरीदी की प्रॉपर्टी को उन्हें बेचना पड़ता है तो वो सेक्शन 54F के बेनिफिट लेने के लिए इस खरीदी गई राशि को
इस व्यक्ति के द्वारा जो प्रॉपर्टी विगत कुछ वर्षों पहले खरीदी गई थी, जब ये इसको बेचता है तो इसको बेचकर ये सेक्शन 54 और 54 ऐप में जब ये इस सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं तो इनको फिर से एक नई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। तो उस कंडीशन में इनको पुरानी जो प्रॉपर्टी इनके द्वारा खरीदी गई थी उसके खरीदी की जानकारी देनी होती है आयकर रिटर्न भरते समय। साथ ही साथ में इन सेक्शनों का जो फ़ायदा लेते हुए इनके द्वारा नई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, इसमें जो निवेश किया गया है तो उससे संबंधित जानकारी देनी होती है। और अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि इसका सर्किल रेट और भुगतान की गई राशि में अगर अंतर आ रहा है 10% से ज़्यादा का, तो उस राशि को, उस अंतर की राशि को इनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आय के रूप में दर्शाना होता है और दर्शाते हुए ये उस वर्ष का आयकर रिटर्न भरते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, आप जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो इसमें ये देखें कि क्या हम इसका हम उद्देश्य क्या है प्रॉपर्टी को खरीदने का। क्या हम आवासीय रहवासी उपयोग के लिए खरीद रहे हैं या कॉमर्शियल उपयोग के लिए खरीद रहे हैं? क्या पहले से ये हम हमारे रहने के लिए उपयोग करके इस प्रॉपर्टी का रहवास के लिए करेंगे या फिर एक इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रहे हैं? तो एक प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है, जब जिंदगी भर की राशि जो हमारे द्वारा बचत की गई है उसको इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इसमें किसी प्रकार की जो हमारे द्वारा राशि जिंदगी भर की जो हमने हमारी जो बचत की है वो जब हम इसमें निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका सदुपयोग हो और साथ ही साथ में आयकर के नियमों का पालन हो। क्योंकि जिस वर्ष से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उससे संबंधित वर्ष में रजिस्ट्रार द्वारा जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचा दी जाती है और ये हमारे 26 AS AIS TIS में दिखती है। तो कभी भी हमारी जो रेगुलर इनकम है, पिछले वर्षों में जो इनकम रही है उसको हमने जो उसमें से जो बचत करके हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है और प्रॉपर्टी खरीदते समय उस प्रॉपर्टी की जो कीमत आ रही है उसमें मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए। हम प्रॉपर्टी खरीदते समय जो राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट करने वाली राशि के स्रोत या उसकी जो इनकम या जो राशि हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ से हमें मिली है उसकी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। संभव हो तो बैंक के माध्यम से लोन प्राप्त कर ये राशि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरते समय इसके जो बेनिफिट है, इसके किस्त भरने के, इसके ब्याज भरने के, वो भी आयकर रिटर्न में हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में प्रतिवर्ष हमको बैंक द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें हमारे द्वारा वर्ष भर में चुकाई गई राशि, जिसमें कितना मूलधन चुकाया है, कितना ब्याज चुकाया है, इसकी जानकारी होती है। आवश्यकता पड़ने पर यह हम आयकर विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब हम बैंक से लोन लेते हैं, हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी अगर वो बैंक लोन के माध्यम से खरीदी है तो उस बैंक लोन की जानकारी जो हमारे बैंक खाते में जो बैंक लोन के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र होकर आई है उस स्टेटमेंट की कॉपी आयकर विभाग द्वारा मांगने पर हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान संपत्ति खरीद रहे हैं, चाहे हम खाली प्लॉट खरीदें, प्लॉट खरीदने पर उसमें से कुछ जो भी हमारी आवश्यकता है उस स्थिति के अनुसार उस पर निर्माण करें या फिर बना हुआ फ्लैट लें या फिर एक बनी बनाई हुई प्रॉपर्टी लें। उस प्रॉपर्टी को चाहे तो फिर से हम हमारी आवश्यकता अनुसार जो भी हम चाहते हैं उसके अनुसार उसको निर्माण भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो हम कहाँ खरीदें, किस लोकेशन पे खरीदें, भविष्य में जिस क्षेत्र में हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भविष्य में उस क्षेत्र में उस प्रॉपर्टी की आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, क्या इस प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी होगी, किस प्रकार से ये हमें आज हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी में ये हमें किस मात्रा में इसकी वापसी दे सकती है, क्या हमें इससे भविष्य में फ़ायदा होगा। क्योंकि
प्रॉपर्टी जीवन में एक बार खरीदी जाती है। हर इंसान का अपना सपना होता है कि उसका एक स्वयं का अपना घर हो, स्वयं का मकान हो। और ज़िंदगी में एक ही बार कई लोग ये मकान खरीद पाते हैं। इनका अपना सपना होता है कि हम भी अपने स्वयं के घर में रहें। और ये बड़े ही अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं, किस लोकेशन पे हमको खरीदना है, कहाँ खरीदना है, क्या क्या चीज़ों की इसमें हमें जानकारी रखनी होगी, या कौन को प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या ये एक रीसेल प्रॉपर्टी है या फिर एक कोई नया कंस्ट्रक्शन है किसी बिल्डर द्वारा बनाया गया, तो क्या उनके द्वारा सभी नियमों का पालन किया गया, ये डाइवर्टेड है, अगर प्लॉट ले रहे हैं तो क्या डाइवर्टेड है और इसमें सभी नियमों का पालन किया गया है, इसके टाइटल सब बराबर है, सभी सरकारी विभागों से इसमें परमिशन ली गई है, या कोई बनी बनाई हुई हम फ्लैट ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो क्या सभी नियमों का पालन किया गया है, क्या हमें जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके ऊपर आसानी से बैंक से लोन मिल सकता है। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि व्यक्ति द्वारा कुछ राशि बचाने के चक्कर में अनडाइवर्टेड प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है। इस पर भविष्य में उसको बैंक से लोन लेने में समस्या होती है। बैंक से जब प्रॉपर्टी की हम खरीदते समय रजिस्ट्री कराते हैं उस समय लोन नहीं मिल पाता। तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर्टी डाइवर्टेड हो, खरीदार जब अपनी राशि इसमें ज़िंदगी भर की निवेश कर रहा है तो वो ये ध्यान रखे कि हम सही प्रॉपर्टी में सही जगह हमारी इस राशि को इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और चूँकि आज का हमारा ये जो मुख्य जानकारी देने का उद्देश्य था कि अगर हम जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो खरीदते समय चाहे हम किसी भी कार्य में संलग्न हो, चाहे हमारा इनकम का कोई भी माध्यम हो, अगर इस प्रॉपर्टी खरीदते समय अगर हमें इसमें अंतर के रूप में कुछ बेनिफिट हो रहा है, जैसे हमने दो उदाहरणों से भी, एक एनआरआई के उदाहरण से, एक लोकल उदाहरण से भी अभी हमने जानकारी ली कि मान लो सर्कल जो इसका रेट है जिस पे स्टाम्प ड्यूटी देनी है, जो कि बेचवाल की प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू मानी जाएगी और प्रॉपर्टी खरीदने वाले को उस पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, अगर उस राशि से कम राशि देकर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और वो अंतर की राशि अगर 10% से ज़्यादा हो तो उस कुल अंतर की राशि को जो भी व्यक्ति रेगुलर इनकम प्राप्त कर रहा है उसके उस इनकम में जोड़कर अतिरिक्त इनकम मानी जाती है और उस पर आयकर का भुगतान करना होता है। वो व्यक्ति जो भी रेगुलर उसके कार्य कर रहा हो, चाहे वो कर्मचारी हो जिससे उसको वेतन से इनकम हो रही हो, और या फिर कोई व्यापारी वर्ग से हो, प्रोफेशनल व्यक्ति हो, या फिर चाहे इन्होंने स्वयं अपनी कोई प्रॉपर्टी क्यों ना बेची हो या इनको अन्य माध्यमों से आय क्यों ना हो रही हो, अगर क्योंकि ये अचानक एक प्रॉफिट हुआ है, कोई चीज़ हमको ये मान के चलिए कि जिसकी मार्केट में कीमत 100 रुपये थी, अगर वो हमको 70 रुपये में मिल जाती है तो 70 रुपये में मिलने से ये मान के चलिए कि वो 70 रुपये में जो प्रॉपर्टी हमको मिली है तो 100 रुपये की चीज़ हमको 70 रुपये में मिली है, तो चूँकि हमको इसमें 30 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की इनकम, अब इनकम के जो भी माध्यम होते हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी 2 वर्ष से कम अवधि हमारे पास स्वामित्व में रही और वो बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, उसमें इनकम टैक्स देने की अलग दरें होती है। या फिर कोई प्रॉपर्टी हमारे स्वामित्व की हमारे पास में 2 वर्ष से ज़्यादा रही हो और उसको हमने बेची हो किसी भी कारणवश, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर 20% की दर से आयकर देना होता है। या फिर अदर सोर्सेज के माध्यम से हो, कैसे कमीशन आ रहा हो, बैंक में एफडी हो, एनएससी से इंटरेस्ट हो, अन्य इनकम के कई माध्यम हो सकते हैं।
तो अगर इन इनकमों के माध्यम के साथ साथ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी को खरीदने और उसकी वास्तविक जो सर्किल वैल्यू है, उसकी कीमत है, उसमें अंतर आ रहा हो, तो अंतर की राशि को उस वर्ष की इनकम मानी जाती है। और प्रॉपर्टी खरीदने वाले की उस वर्ष के जो भी इनकम के स्रोत हो, जो भी इनकम के माध्यम से हो, एक व्यक्ति की ये ज़रूरी नहीं कि एक ही इनकम हो, एक से अधिक इनकम भी हो सकती है। कोई व्यक्ति कहीं पर कर्मचारी हो सकता है, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो या लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसमें वो कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हो और उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह वेतन मिल रहा हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में वो कार्यरत हो, साथ ही साथ में उनके द्वारा पूर्व में अपनी बचत की राशि से कोई मकान खरीदा गया हो जिसको उन्होंने किराए पे दिया हो, तो उससे उनको रेगुलर प्रतिमाह किराए की इनकम भी हो रही हो। तो इस तरीके से यहाँ पर उस व्यक्ति की दो इनकम हो गई, एक तो सैलरी से इनकम प्लस मकान के किराए से इनकम। कभी कभी ये भी होता है कि इनके द्वारा बैंकों आदि में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एफडी वगैरह रख दी जाती है, तो उससे इनको रेगुलर ब्याज प्राप्त होता है प्रति माह। तो इस कंडीशन में तीन इनकम हो जाती हैं, सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से किराए से इनकम और अदर सोर्सेज से इनकम, जिसमें बैंक की एफडी से इनकम। और ये होता है कि भाई आज हम अगर हमको कोई लोकेशन और अच्छी मिल रही है, कोई प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है, या जो सर्किल रेट से है, बेचने वाले की कुछ आवश्यकता हो, वो बेचना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी ये खरीद लें। अगर उसमें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो हो सकता है कि हम कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें या फिर हमारी पुरानी प्रॉपर्टी हम बेचें, वो बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीद लें। उस कंडीशन में भी प्रॉपर्टी खरीदने पर और उसके जो सर्किल रेट है और जो हम उस प्रॉपर्टी को खरीदने की कीमत दे रहे हैं प्रॉपर्टी बेचने वाले को, उसमें भी अंतर हो सकता है, उस समय फ़ायदा हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये अतिरिक्त इनकम हो जाती है। तो चूँकि ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी की कीमत चूँकि लाखों में होती है और जब एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो सबसे अच्छा आज की तारीख में ये इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे जो इनकम होती है उसको एक तरीके से पैसिव इनकम माना जाता है। अगर हम कहीं पर कार्य करते हैं वो एक्टिव इनकम उसको कहा जाता है कि हम कई कर्मचारी है, रेगुलर हम कार्य कर रहे हैं और हमको प्रतिमाह से इनकम हो रही है, जब तक हम कार्य करेंगे हमको इनकम होगी, तो उसको एक्टिव इनकम कहा जाता है। लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती है कि एक बार राशि इन्वेस्टमेंट कर दो और रेगुलर वहाँ से इनकम होती है, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो मान लो आपने एक बार कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस प्रॉपर्टी से आपको रेगुलर इनकम हो रही हो, प्रतिमाह किराया मिल रहा हो, अब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिमाह उस प्रॉपर्टी से किराया आना ही आना है, तो उसको पैसिव इनकम कहा जाता है। तो उस कंडीशन में जब व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरा जाता है तो आयकर विभाग को, गवर्नमेंट को ही मालूम होता है कि इस व्यक्ति की वार्षिक आमदनी इतनी है, इनकम इतनी है और इस स्रोत से इनको इनकम प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में आपकी आयकर फाइल मजबूत होती है और बैंक से लोन लेने में भी आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि बैंक से लोन लेते समय जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको वहाँ पे मॉर्गेज रखना होता है, साथ ही साथ में आपके आयकर रिटर्न की कॉपी देनी होती है और इसके आधार पे उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति की रेगुलर इनकम है, ये आयकर दाता है, रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और लोन इनको अगर हमारे द्वारा दिया जाता है तो आसानी से ये लोन का भुगतान कर देंगे। तो आयकर रिटर्न भरने वाले व्यक्ति को आसानी से बैंक से लोन भी मिल जाता है और उसको उस लोन लेने से आयकर जो भी उसको देना आ रहा है उसमें उसके बेनिफिट भी मिलते हैं, चाहे वो उस लोन को लेने के ऊपर जो ब्याज देता हो या उसकी मूलधन राशि वापस करता हो। तो इस तरीके से इनकम टैक्स विभाग से उसको आयकर रिटर्न भरने पर इनकम टैक्स में ये भी फायदे होते हैं। तो दो स्थितियों में ये व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि इनको पहले से इनके पास कोई घर ना हो अपना और ये चाहते हैं इनका एक अपना सपना हो कि मेरा स्वयं का घर हो। उस कंडीशन में ये अपने बचत की हुई राशि से या ये मान के चलिए इनके द्वारा जो इनको पैसों की आवश्यकता है ये बैंक लोन के माध्यम से इसकी व्यवस्था करते हैं और एक अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी जगह ये जब खरीदते हैं तो इनके द्वारा सर्किल रेट और इनके द्वारा जो भुगतान की गई राशि इसका अगर अंतर आ रहा है
तो उस अंतर की राशि को इसकी रेगुलर इनकम जो इनको प्राप्त हो रही है उसके साथ साथ ये इनकम भी दिखानी होती है और उस पर आयकर देना होता है। ये आयकर जनरल जो स्लैब रेट होता है उसके अनुसार देना होता है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी के अनेक विस्तृत ऐसे क्षेत्र है जिसका इनको ध्यान रखना होता है। अब इसमें ये देखिए आप कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को किस स्वरूप में खरीद रहे हैं। क्या विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें कि ये सभी प्रकार से लीगली हो, इसके टाइटल सही हो, इसमें सभी प्रकार के टैक्सेस का भुगतान किया गया हो, जो बेचवाल है उनके नाम पर हो, साथ ही साथ में इसमें जो भी लीगल डॉक्यूमेंट, इनके स्टाम्प, खसरा आदि बेचने वाले के पास उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। साथ ही साथ में इसमें ये आप देखें कि आपको क्या ये बना बनाया मकान लेना है या खाली ज़मीन लेनी है, क्या ये सेकंड रीसेलर है या फिर कोई बिल्डर के माध्यम से आप ले रहे हैं तो उनके द्वारा ये अनडाइवर्टेड हो, ऐसी प्रॉपर्टी ना हो। कभी कभी कुछ राशि बचाने के लिए, क्योंकि अनडाइवर्टेड और डाइवर्टेड प्रॉपर्टी के जो कीमत होती है उसमें अंतर सा होता है थोड़ा सा, तो उस स्थिति में जानकारी ना होने पर खरीदार द्वारा जो कि उस प्लॉट को खरीद रहे हैं उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मकान बनाने में, हाउसिंग लोन लेने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना होता है। तो ये ध्यान रखें कि उनके जो भी लीगल टाइटल हो उसकी जानकारी आप ले। इसमें वो प्लॉट अगर आप ले रहे हैं तो डाइवर्टेड हो, उसमें सभी प्रकार की सुविधा हो, सड़क हो, वहाँ पर बिजली की सुविधा हो, उसके बाद में पानी की व्यवस्था हो, एक जो आवश्यकताएं होती है वो सभी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हो। चूँकि आप प्लॉट ले रहे हैं और ये डाइवर्टेड ले रहे हैं तो भविष्य में आपको इस पर निर्माण करना होगा, तो आप आपकी आवश्यकता अनुसार इस पर निर्माण कर सकते हैं। लोन के माध्यम से अपनी स्वयं की हुई भविष्य में और बचत करके राशि आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई बना बनाया हम फ्लैट ले ले या फिर बनाया बनाया मकान ले, तो आप आपकी आवश्यकता अनुसार ये खरीद सकते हैं। पर विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो इसका सर्किट रेट क्या है ये पता कर ले कि जिस पे आपको स्टाम्प ड्यूटी भरनी होगी, और जो बेचवाल है उसको इस पे उसी सर्किट रेट पे जो कि गवर्नमेंट की वैल्यू उस पर उसको इनकम टैक्स देना होगा। क्या इस पे टीडीएस के प्रावधान लागू हो रहे हैं? लागू हो रहा है तो बेचवाल को अपना पैन कार्ड उपलब्ध कराना होगा जो कि इनऑपरेटिव ना हो। अगर वो इनऑपरेटिव होता है, पिछले वीडियो में भी हमने ये बताया था, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं कि जब प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है तो टैक्स टीडीएस प्रॉपर्टी बेचने पर किस प्रकार से किन नियमों का पालन करना होता है, और अगर वो पैन कार्ड अगर इनऑपरेटिव हो तो उसमें जो टीडीएस काटने की जो मात्रा होती है, जो दर होती है, उसमें कैसे अंतर हो जाता है। जैसे अगर मान लो जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, खरीदार के द्वारा ये ध्यान रखना होगा कि अगर उसकी कीमत प्रॉपर्टी की, वो चाहे प्लॉट हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे मकान हो बना बनाया हुआ, अगर वो 50 लाख से उसके ऊपर की ज़्यादा कीमत है, उसका सर्किल रेट अगर 50 लाख से ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी बेचने और ख़रीदने वाले व्यक्ति के द्वारा जो उसका सर्किल रेट है उसके ऊपर 1% से उसका टीडीएस काटना होगा अगर वो पैन कार्ड ऑपरेटिव हो, मतलब वो पैन कार्ड और आधार कार्ड बेचने वाले का आपस में लिंक हो। तो उस कंडीशन में 1% की टीडीएस की राशि काटकर प्रॉपर्टी बेचने वाले के पैन कार्ड पर आयकर विभाग में जमा करनी होगी, और जो भी राशि निश्चित की गई है, जो भी प्रॉपर्टी का सर्किल रेट है और जो इनके द्वारा आपस में राशि निश्चित की गई कि इतनी राशि का पेमेंट करके हम ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसमें से उस 1% टीडीएस की जो राशि इनके पैन कार्ड पर खरीदार द्वारा जमा की गई है वो कम करके बाकी भुगतान बैंक के माध्यम से, अकाउंट पे चेक के माध्यम से ये भुगतान करना होता है। अगर ये इनऑपरेटिव पैन कार्ड रहा
तो यही दर 1 की जगह 20% हो जाती है। एक उदाहरण के तौर पर हम इसको फिर से और रिपीट कर लेते हैं कि मान लो कोई प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, वहाँ पर सर्किल रेट ये हुआ है कि वो प्रॉपर्टी जो है खरीदी जा रही है खरीदार द्वारा, उसकी कीमत है 1 करोड़। तो उस 1 करोड़ की राशि चूंकि 50 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टीडीएस काटने की बाध्यता आ गई, जो कि 1% काटना होगा। अगर वो पैन कार्ड बेचने वाले का ऑपरेटिव पैन कार्ड हो, उसने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया हुआ हो, तो उस कंडीशन में ये 1% टीडीएस काटकर बेचने वाले का पैन कार्ड प्राप्त करके खरीदार द्वारा उस पैन कार्ड पर आयकर विभाग में जमा करना होगा। और जब प्रॉपर्टी बेचने वाले के द्वारा अपना आयकर रिटर्न भरकर इस पर आयकर की गणना की जाएगी, तो उस जो 1% टीडीएस प्रॉपर्टी खरीदने के वाले के द्वारा जो इनके पैन कार्ड पर जमा किया गया है, उस पैन कार्ड पर जमा किए टीडीएस की, चूँकि ये इनके प्रॉपर्टी बेचने वाले के 26 AS में TIS AIS में दिखेगा, वो कम करके शेष राशि इनको पेमेंट करनी होगी। या मान लो कुछ स्थिति में इनके द्वारा सेक्शन 54 F के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, इसका बेनिफिट लिया जाता है, तो उस कंडीशन में अगर रिफंड की स्थिति बनती है तो आयकर रिटर्न भर के ये रिफंड ले लेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने वाले के द्वारा ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जैसे ही वो प्रॉपर्टी की कीमत अगर 50 लाख से ज़्यादा है, अब वो स्वयं ये जो प्रॉपर्टी वो 50 लाख से ऊपर की खरीद रहे हैं, ये इसमें स्वयं की बचत की राशि इन्वेस्टमेंट करके खरीद रहे हो, जो कि इनके द्वारा समय समय पर जो रेगुलर इनकम थी उसमें से बचत करके बैंक में जमा की गई हो, या बैंक में FD रखी हो और वो प्रॉपर्टी खरीदते समय FD ट्रांसफ़र करके बैंक में राशि जो जमा है उससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या कुछ राशि अपनी स्वयं की हो या बैंक शेष राशि बैंक लोन से प्राप्त करके खरीद रहे हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर उस प्रॉपर्टी का सर्किल रेट जिस पे स्टाम्प ड्यूटी भरनी है वो अगर 50 लाख से ऊपर है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी खरीदने वाले को 1% TDS काटना पड़ेगा। और जो बची हुई राशि है, बची हुई राशि का बैंक चैनल के माध्यम से पेमेंट करना होगा, अकाउंट पे चेक से या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से, RTGS या NEFT के माध्यम से। लेकिन ये तो हो गया सर्किट रेट पर, और इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी की कीमत गवर्नमेंट द्वारा जिस पे स्टाम्प ड्यूटी भरनी है इनको, वो राशि, और उस पर TDS के नियमों का पालन करना। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि अगर प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं और खरीदते समय भी हमें इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि प्रॉपर्टी की कीमत सर्किल रेट 1 करोड़ है और उस 1 करोड़ की राशि प्रॉपर्टी को हमको 70 लाख में मिल रही है, तो मतलब हमें जो सर्किल रेट है इस प्रॉपर्टी बेचवाल की जो इनकम मानी जाएगी वो 1 करोड़ मानी जाएगी कि 1 करोड़ में इनके द्वारा बेची गई, और हमको इस पे 1 करोड़ पे ही खरीदने वाले को स्टाम्प ड्यूटी भरना है। लेकिन इस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को हमको मिल कितने में रही है प्रॉपर्टी 70 लाख में, तो हमको एक्चुअल में 30 लाख रुपए कम भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये 30 लाख रुपए हमारी इस वर्ष की इनकम हो जाएगी। तो हमको यहाँ पर बेचवाल को प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं उनको पूरे 1 करोड़ पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, आयकर की गणना करनी है, और जो TDS खरीदार द्वारा इनके पैन कार्ड पर भरा गया है उसको 26 AS TIS में अपने देखकर इसका बेनिफिट लेना है, और शेष अगर टैक्स पेबल आता है तो पेमेंट करना है या फिर रिफंड ले लेना है। लेकिन खरीदार की स्थिति में इनको ही ध्यान रखना है कि इनको स्टाम्प ड्यूटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है वो तो पूरे 1 करोड़ पे देनी ही है, लेकिन सर्किल रेट और इनके द्वारा वास्तव में जो भुगतान किया जा रहा है राशि पेमेंट दी जा रही है बेचवाल को, उसमें पेमेंट करते समय इनको अतिरिक्त और क्या फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा इनकी इस वर्ष की रेगुलर इनकम मानी जाएगी, और उस इनकम पे इनको जो भी आयकर के इस वर्ष के जो दरें निश्चित है उसके अनुसार आयकर देना होगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर किसी प्रॉपर्टी का व्यवहार करते सौदा करते समय, चाहे वो आपने फ्लैट लिया हो खाली जो कि डाइवर्टर लेना चाहिए हमेशा, या फिर कोई बना बनाया हुआ फ्लैट ले रहे हो, या फिर कोई पहले से बनी बनाई हुई मकान ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ की सर्कल रेट जिस पे कि आप स्टाम्प ड्यूटी देते हैं और जो वास्तव में आप पेमेंट करते हैं उसमें उस व्यवहार को तो करते समय अगर कोई
आर्थिक लाभ हो रहा है तो उसको आपका आयकर रिटर्न आप भरें और उसमें उसको बाकायदा ये बताएं और उस पर संबंधित वर्ष में जो आयकर की दर है उसके अनुसार आयकर का भुगतान करें। इससे भविष्य में आपको आयकर विभाग से नोटिस मिलने जैसी समस्याएं नहीं होगी और भविष्य में जो आपको इससे संबंधित जो स्पष्टीकरण, अगर इसमें आप किसी प्रकार की चूक करते हैं जो कि आपको देना पड़ सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इन नियमों का पालन करें और कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते समय इसके जो भी प्रॉपर्टी खरीदते समय आपके पास जो राशि है वो उसके स्रोत या उसके माध्यम कहाँ से आया है इसका विशेष रूप से ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि ये जो राशि हम ये प्रयास करें कि बैंक लोन के माध्यम से बैंक से लोन लेकर आप प्राप्त करें ताकि इसके बेनिफिट आपको भविष्य में भी प्राप्त होते रहें। क्योंकि जब एक हाउसिंग लोन लिया जाता है तो इसकी अवधि लंबी होती है, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, आप आवश्यकता के अनुसार और उम्र के अनुसार ये निश्चित कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आने वाले कई वर्षों में होता है, तो वो बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी खरीदते समय या बेचते समय आपको कितने प्रकार के नियमों का पालन करना होता है। बेचवाल की स्थिति में ये ध्यान रखना होता है कि भले हमें सर्किल रेट से कम राशि प्राप्त हुई हो, हमारी आवश्यकता अनुसार हमने भले कम राशि में इसका पेमेंट कर दिया हो, लेकिन चूँकि हमें हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये प्रॉपर्टी बेचना पड़ी, तो हमें सर्किल रेट से कम ही राशि प्राप्त हुई हो, लेकिन हमें कैपिटल गेन की जो गणना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, 2 वर्ष से कम अवधि के लिए आपके पास हो, या फिर लॉन्ग टर्म हो, 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आपके पास हो, तो आपको जो भी वहाँ की सर्किल रेट्स है जिस पे कि खरीदार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेड की गई है, उसी को अपनी प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू मानकर उस पर आयकर की गणना करनी चाहिए और अगर उस पर आयकर देय बनता है तो उसका पेमेंट करना चाहिए, या फिर रिफंड की स्थिति बनती है तो रिफंड लेना चाहिए। अगर TDS 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आपके पैन कार्ड पर जो भी TDS कटा है, खरीदार ने, प्रॉपर्टी खरीदने वाले ने जो काटा है, उसको 26 AS में और AIS में देखकर उसका जो भी गणना आप कर रहे हैं आयकर की, उसमें से कम करके आगे की उसमें गणना करनी चाहिए। साथ ही साथ में प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा ये देखना चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्टी कीमत 50 लाख से ज़्यादा है तो नियम से उस पर TDS काटना चाहिए। साथ ही साथ में TDS की मात्रा क्या होगी, उसकी दर क्या होगी, 1% या 20%। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले का पैन कार्ड वो इनऑपरेटिव है या ऑपरेटिव है। ऑपरेटिव की स्थिति में, ऑपरेटिव का मतलब हुआ कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में प्रॉपर्टी बेचने वाले का लिंक है, उस कंडीशन में उसको ऑपरेटिव पैन कार्ड कहा जाता है और उस कंडीशन में प्रॉपर्टी खरीदने वाले को उस पर 1% की दर से TDS काट के आयकर विभाग में जमा करना होता है। या अगर मान लो वो इनऑपरेटिव है, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो उस कंडीशन में 1% के स्थान पर 20% की दर से TDS काट के आयकर विभाग में जमा करना होगा। साथ ही साथ में सर्किल रेट और प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदने की कीमत दी जा रही है उसमें अगर अंतर है और उसमें उसको अतिरिक्त रूप से फ़ायदा हो रहा है तो उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बताते हुए आयकर रिटर्न भर करके उस पर आयकर देनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में आयकर विभाग से नोटिस ना प्राप्त हो। क्योंकि आप ये जो भी प्रॉपर्टी संबंधित ट्रांजेक्शन करते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा, रजिस्ट्री करते समय पेशवाल की और प्रॉपर्टी खरीदार के पैन कार्ड की जानकारी आयकर विभाग को दे दी जाती है, जिससे कि आपके 26 है TIS AIS में ये दर्शित होती है। तो आपका जो भी आपने रियल इस्टेट का प्रॉपर्टी संबंधित ट्रांजेक्शन किया हो तो इससे संबंधित आप ये जानकारी अवश्य अपने आयकर रिटर्न में दें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि एक प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी खरीदने वाले को किस स्थिति में आयकर देना होता है। अगर वो उसके प्रॉपर्टी की जो भी सर्किल रेट हो और उससे कम राशि में वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको इससे जो भी फ़ायदा हुआ है कम राशि देने से तो उसकी इनकम मानी जाती है और उस पर आयकर देना होता है। भविष्य में भी हम आपको नए नए टॉपिक पर किन मुख्य चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए उसकी जानकारी संबंधित वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube वीडियो पर नए हो, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों को भी मिले और इसका वो फ़ायदा उठाए। इसके लिए
अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखे, और इसको देखने के बाद ही इसमें जो भी मुख्य बिंदु बताए गए उसका पालन करते हुए प्रॉपर्टी खरीदे तो उनको भी फ़ायदा होगा। इसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर्टी संबंधित किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप कोई जानकारी चाहते हैं, या आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी बेची गई है या आप खरीदना चाहते हैं और खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उससे संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वर्चुअल सर्विस भी ले सकते हैं। क्योंकि हम रियल इस्टेट में, टैक्सेशन में, फाइनेंस से संबंधित कार्य करते हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9300771422, 8349700286। तो इन मोबाइल नंबरों पर आप हमसे संपर्क करके, हमारी टीम से संपर्क करके आप वर्चुअली भी हमसे इस रियल इस्टेट से संबंधित अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमसे आप वर्चुअली जुड़कर ये जानकारी ले सकते हैं, और आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और आप नियमित रूप से हमसे जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम शीघ्र ही नए वीडियो में। धन्यवाद।